साईराम, गॉड ब्लेस यू। अभी काफी बच्चों का आना बाकी है, तब तक हम आरंभ करते हैं। आरोह के अंतर्गत, आरोह पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड में हमारे जो पाठ बचे हैं, आई थिंक उनमें से हम अब लास्ट चैप्टर पे हैं। एम आई राइट? आरोह के गद्य खंड में लास्ट चैप्टर में आज पढ़ना है, वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित चैप्टर, जिसके दो अंश हैं, दो खंड है जिसके। एक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज और एक है नहीं श्रम विभाजन। आवाज बंद है मैम। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हाँ, जाति प्रथा है ना। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को रीडिंग करते हैं। पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। Who is going to start? जो हमेशा पढ़ते हैं आज वो नहीं। शिफा, शिफा चैप्टर रीडिंग शुरू कीजिए, और शिफा के बाद आलिमा। यस शिफा, सबसे पहले मैम मैं एक मिनट वापस ज्वाइन कर लूँ नेट करके, क्योंकि मैम मेरा कनेक्शन अभी ठीक नहीं है। मैम आवाज कट रही है। अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है मुझे। ओके मैम। अभी तो क्लियर आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा। मैम मुझे आप लोगों की कट के आ रही है इसलिए। चलो वापस जल्दी ज्वाइन करो, और आलिमा के बाद फिर आप पढ़ो, ठीक है? यस मैम। आलिमा प्लीज स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैम कौन सा चैप्टर? अभी मैंने कौन सा बताया बेटा? आप क्लास मैंने में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था अभी। गद्य में, गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है, भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित। ठीक है, पहले लेखक के बारे में पढ़िए। यस मैम। बाकी सभी ध्यान से सुनेंगे और रटे हुए अंश के अपेक्षा अपनी समझ पर आधारित प्रश्न समझेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर पूछेंगे। ठीक है, चलो बेटा आलिमा स्टार्ट करो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। बस मिलाकर रुकिए, यहाँ तक रुकेंगे। किसी के भी निगाह में कोई कठिन शब्द आया तो पहले पूछिए। मैम इसमें वाडम, सॉरी पूनम प्लीज रिपीट। मैम वाडम, वाङ्मय, इसको वाङ्मय बोलते हैं। हाँ वाङ्मय, ओके। ये क वर्ग का पंचम है। वाङ्मय का मतलब होता है व्याकरणिक साहित्य, व्याकरण। वाङ्मय मतलब व्याकरण,
ठीक है। हिंदी वांग्मय, हिंदी व्याकरण। वांग्मय जो शब्द है ना, ये वाणी से बना। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो वाक धनमय। वाक माने वाणी, ठीक है। तो वाणी से जो संबंधित है संपूर्ण नियमावली, वो है वांग्मय। क्लियर? यस मैम। ओके, और बताइए। और ठीक है, चलो आने में थोड़ा सा और कंटिन्यू करो, लेकिन कैमरा ऑन करो। मैंने सभी से पहले से रिक्वेस्ट किया है कि जब मैं आपसे बात करूं तो कैमरा ऑन होना चाहिए। आलिमा क्लास में हो? हाँ बस, यूनिफॉर्म में आना चाहिए ना। यूनिफॉर्म में नहीं होते तो फिर कैसे कैमरा ऑन करोगे? मैम आज मैं लेट हो गई थी इसलिए लेट ज्वाइन भी ठीक है, किया। माफ किया, लेकिन कैमरा ऑन करके ही पढ़ेंगे जो भी बच्चे हैं। और आलिमा के जस्ट बाद अब पढ़ने का की बारी है मानवी। मैम अभी ओके ऑफ कर मानवी, बी रेडी। नहीं नहीं, ऑन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस मैम। कोई बात नहीं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। भारतीय संवेदना के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति के सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। ओके, रुकिए आलिमा, यहाँ तक रुकिए। यहाँ तक बताइए, आप कोई और शब्द ऐसा आया जो पूछना चाहते हैं? मीमांसक। मीमांसक का मतलब होता है तत्व और दर्शन की विवेचना करने वाला। ठीक है। हिंदी में जितने पुराण है, उपनिषद है, इन सब का जो तात्विक विवेचन है, जो दार्शनिक विवेचन है, वो मीमांसा कहलाती है, और उसका वर्णन करने वाला मीमांसक। ठीक है। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो जैसे आपके पाठ्यक्रम में जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का एक तो रटा हुआ हिस्सा है, जो दिख रहा है वो आपने बोल दिया, उसी के बेस पे क्वेश्चन आंसर हमने प्रिपेयर कर लिए। और एक होता है हर चैप्टर में छिपा हुआ एक उद्देश्य, एक दर्शन। आप लोगों से यही अपेक्षा की जा रही है कि अब आप चैप्टर को रटे नहीं, हिंदी में ही नहीं अन्य विषयों में भी आप चैप्टर को रटे नहीं, आप व्यवहारिक जीवन में उसकी वैल्यू को समझें। यदि चंद्रशेखर वेंकट रमन के मन में यह सवाल ना आया होता कि आकाश का रंग नीला ही क्यों है, लाल क्यों नहीं, बैगनी क्यों नहीं, वो भी ऐसा कह सकते थे नीला है तो है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन क्योंकि उन्होंने सोचा, उन्होंने ध्वनि तरंगों के बारे में सोचा, इसीलिए उन्होंने तरह तरह के आविष्कार करके रमन प्रभाव आदि की ना सृष्टि की और हमसे उनको सबको अवगत कराया। तो कहने का आशय ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप उसके अंदर छिपे हुए भाव को समझें और आपकी लाइफ में उससे क्या सरोकार निकलता है ये जानने की कोशिश करें। ठीक है। ओके, सो वेरी वेल डन आलिमा, वेरी गुड, अच्छा पढ़ा आपने। लेकिन आगे से ऐसी बस क्लास में अटेंटिव रहो, हमारे बुलाए बिना आओ। अभी तो मैंने पुकारा था तुम आ गए, मैं ना भी बुलाऊं तो भी अपनी जिज्ञासाओं के साथ आओ। समस्या नहीं है, इट्स वेरी गुड। आपको कोई समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई जिज्ञासा ना हो ऐसा संभव नहीं है।
ठीक है, ओके, चलिए, चलो नेक्स्ट मानवी। यस, मानवी Yes, भी ma'am. आजकल बहुत लापरवाह, मानवी बहुत लापरवाह हो रही है, कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं दिखती है। मैम गड़बड़ी ये हो रही है कि मैम घर में वाइट वॉश चल रहा है, इसलिए मैं 2-3 दिन से क्लास अटेंड करने में भी असमर्थ रही। आपने फीचर का भी बोला था और उस चीज़ का भी बोला था, इसलिए मैं क्लास, और मैं आपको पर्सनल मैसेज भी करने वाली थी, लेकिन मेरा नेटवर्क खत्म हो गया साथ ही। तो वाइट वॉश तो मेरे घर में भी चल रहा है, यस मैम, इसीलिए थोड़ा बट स्टिल इधर उधर हो गई मैं। है ना, तुम तो बच्चे हो, हमारे ऊपर तो जिम्मेदारियां रहती है, फिर भी हम यूनिफॉर्म में रहते हैं। यस मैम, मैम आगे से ध्यान रखूंगी। कोशिश करें बेटा, अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है ना, कोशिश करें कि यूनिफॉर्म में रहेंगे तो आप लोग और सुंदर दिखते हो। ठीक, जी मैम। अब आगे का पढ़िएगा। अच्छा, कोई और सवाल? यस मैम। और कोई सवाल तो नहीं अभी किसी? क्लियर? ठीक है, प्लीज पढ़िएगा। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दोनों दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतवस्तु भरने का काम किया। वह वह ये वह ये था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है, और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों को विशेष अधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मक की मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वह बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी यह समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत, ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वह अधिकतर सफल भी हुए। यस, गुड। अच्छा, अभी तक जितना पढ़ा मानवी ने और आलिमा ने, आपको ऐसा कुछ भी ऑब्जर्वेशन, नए नए शब्द कौन से समझ में आए पहले बताओ? ऐसे शब्द जो आपने आज जो हम सामान्यतः प्रयोग करते ही नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे शब्द हैं। मैम आश्वस्त मतलब? आश्वस्त मतलब विश्वास हो जाना, स्वयं को विश्वास दिलाना। जैसे और मतानुयायी, जैसे आप लोगों के परफॉर्मेंस से मैं आश्वस्त हूँ कि फाइनल रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, तो आश्वस्त होना। ठीक है, तो स्वयं को विश्वास दिलाना या किसी और को विश्वास दिलाना। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि यदि आप ऐसे प्रयास करते रहे तो चिंता की कोई जरूरत नहीं। तो आश्वस्त, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मतानुयायी। मतानुयायी, मत धन अनुयायी, किसी मत को मानने वाले, फॉलोअर्स ऑफ एनी रिलीजन, राइट। तो जैसे आपने देखा कि भीमराव अंबेडकर भगवान बुद्ध से अत्यंत प्रभावित हुए हैं, तो उन्होंने बुद्ध को जो फॉलो किया तो क्या हुआ, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए।
तो बुद्ध धर्म के मतानुयायी। इज इट क्लियर? और बताओ, और कौन सा शब्द है जो आपको नया लगा? मंजू? मैम समतावादी। समतावादी यानी सभी को समान समझने का विचार, समतावादी। और सभी धर्म समान है, सभी जातियां समान है। सॉरी मंजू, प्लीज रिपीट। विद्वता। विद्वता? यस मैम। तो बुद्धिमानी, विद्वता ही बोला ना, इफ आई एम करेक्ट? ओके, समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना। यस, समूची एक शब्द है, देखो यहाँ पे समूची। समूची माने संपूर्ण, समूची दुनिया में, समूची शिक्षा व्यवस्था में, समूची चिंतन प्रक्रिया में। तो ऐसे शब्दों को अपने मानसिक लेवल पर लेकर आओ, मानस पटल पर लेकर आओ, कि यदि कहीं आपको कुछ बोलना हो तो जल्दी जल्दी से ये शब्द आपके जुबान पर भी आ जाए, आपकी अभिव्यक्ति का अंग बने। समूची माने संपूर्ण, विद्वता माने विद्वान से बना विद्वता, ठीक है। और हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में इंटेलिजेंस, विद्वता। विद्वता संज्ञा है, विद्वान विशेषण है। और एक शब्द आया ऐसे मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, एक शब्द है सरोकार। है, क्या होता है बताओ सरोकार के मायने? इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ नया शब्द कौन सा आया। सरोकार का मायने किसी को नहीं पता? मानवी नहीं पता? कोई आइडिया हल्का सा? नहीं? अच्छा, सरोकार माने उद्देश्य, ठीक है। मैम मीमांसा। ये तो मैंने बताया था, तुम कहाँ थे? अरे मैम मैं भूल गया। तत्व दर्शन विवेचक। मैम ये क्या होता है? अब किसी भी जैसे कहेंगे किसी ने बहुत गहरी बात लिख दी, कुछ लिखा, उस बात में छिपे हुए दर्शन का विवेचन करने वाला है ना। और सरोकार का मैं बता रही थी आपको, जैसे सामाजिक सरोकार, आर्थिक सरोकार, धार्मिक सरोकार, यानी सामाजिक उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से या आर्थिक उद्देश्य से। तो मनुष्य को अपनी जीविका चलाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने चाहिए, लेकिन सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इस तरह से आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और बताइए, और भी हैं इसमें कुछ ऐसे शब्द? मैं स्वयं ना बताकर चाहती हूँ कि आप ना गहराई में, जैसे एक होता है सरसरी निगाह से देखते जाना, और एक होता है कि हम किसी भी रचना को पढ़ें और ये समझें कि ऐसा क्या है जो आज मैंने पहली बार पढ़ा, या मैंने पढ़ा तो बहुत बार है लेकिन वो मेरे व्यवहार में नहीं आया। ऐसे शब्दों को अंडरलाइन करें, ऐसी बातों को अंडरलाइन करें, ठीक है। इसमें गहन शब्द है, उसका मीनिंग क्या? कौन सा शब्द बेटा? गहन। फिर से पढ़िए, सेंटेंस पढ़िए। मैम वह ये था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। अच्छा, इसको गहन माने डीप, ओके। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा उससे आपने जाना कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समाज में व्याप्त जाति प्रथा
और आपसी असमानता से बहुत पीड़ित थे। उसे बहुत बुरा लगता था। उनको लगता था कि जाति के आधार पर संस्करण क्यों है। संस्करण में ऊंचा नीचा एक जो व्यवस्था है, ठीक है, उसमें श्रेणियां क्यों बटी हुई हैं। तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि समाज में समतावादी सिद्धांत लागू होना चाहिए। जाति पाति के आधार पर हम किसी भी लेवल पर कोई भेदभाव ना करें, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक। इसी के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत छोटेपन से, यानी जब वो पढ़ रहे थे तब से उन्होंने खुद को कटिबद्ध किया। तो कटिबद्ध करना, कटिबद्ध करना मतलब अपने आप को उस कार्य के लिए चुनना, संकल्प लेना। डेडिकेटेड एंड डिवोटेड, he dedicated and devoted himself to bring equality. There should not be discrimination on the basis of caste and creed. जाति और वर्ग के आधार पर समाज टुकड़ों में विभाजित ना हो। ठीक है, इज इट क्लियर? एक शब्द है संकल्पित, कटिबद्ध होना। और मैम उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन, यस, उन्मूलन माने इंग्लिश में किसको पता है? इरेडिकेट। इरेडिकेट का मीनिंग क्या है? इंग्लिश में इरेडिकेट का मीनिंग पता है किसी को? कभी यूज किया इंग्लिश में वर्ड इरेडिकेट? वी शुड, हम निरीक्षण करना। इरेडिकेट माने जड़ से उखाड़ फेंकना। एक तो होता है कि समाप्त करना, आपने ऊपर ऊपर से उस चीज को खत्म कर दिया, आफ्टर सम टाइम ये फिर से ग्रो हो जाएगी, इट विल ग्रो अगेन। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये पौधा यहाँ पे दोबारा से ना उगे, तो क्या करना पड़ेगा? उसकी लीव्स को, स्टेम को कट करना पड़ेगा कि जड़ से हटाना पड़ेगा? जड़ से हटाना पड़ेगा, है ना? इसे कहते हैं उन्मूलन। मूल माने जड़, उन्मूल। और इंग्लिश में भी यूज करते हैं इरेडिकेट। वी शुड इरेडिकेट social evils from our society if we want to grow in real meaning. यदि हम सही अर्थों में उन्नति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो हमें सामाजिक बुराइयों को इरेडिकेट करना होगा। राइट? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे का वाचन पूनम पढ़िएगा, और पूनम के बाद अंजलि भी। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। यहाँ प्रस्तुत पाठ आम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के दो प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की
पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार इसमें क्या समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये तीन तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य है होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के साथ तक भी पहुंचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। यस, गुड, वेरी गुड। यस, यहाँ तक आपने ये जाना कि ये जो चैप्टर है आपका, ये वास्तव में भीमराव अंबेडकर जी ने अपना एक भाषण तैयार किया था, जो उन्हें मंच से प्रस्तुत करना था। कुछ राजनीतिक कारणों से इस भाषण की प्रस्तुति ना हो सकी। इस वजह से उन्होंने इस भाषण को ना ये प्रकाशित रूप में ये तब्दील हुआ और आज हम लोगों तक पाठ्यक्रम के रूप में समाहित है। ठीक है, तो उन्होंने अपने इस भाषण में किन विचारों से लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लिया था, ये अब आप चैप्टर रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। ओके शिफा, अब पढ़ोगे आप? यस मैम। ओके, कैमरा ऑन करना है शिफा। ओके, अच्छा लगता है जब दिखते हो तो समझ में आता है कौन पढ़ रहा है। यस, रेडी, प्लीज स्टार्ट। श्रम विभाजन, जाति, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता, और चूंकि जाति प्रथा विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता ये है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत ये है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा मनुष्य का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती। यहाँ तक रुकिए, क्योंकि यहाँ तक हमने क्या समझा? शिफा ने पढ़ने में ध्यान था, बाकी में से आप में से कोई बताए शिफा ने जो पढ़ा उसका जिस्ट क्या है, सारांश क्या है? और कोई शब्द समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए। शब्द ऐसा लगा क्लिष्ट है, कठिनता लगी तो पूछ भी लीजिए, कोई बात नहीं। मैम इसमें पोषक का मतलब क्या है? क्या बेटा? पोषक पोषक यानी पक्षधर। जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे घर में जो मम्मी पापा हैं, बड़े लोग हैं, वो हमारे पोषक हैं, है ना? हमें पल्लवित करने वाले हैं, हमें ग्रो करने में मदद करने वाले। तो यहाँ पर पोषक माने सपोर्ट करने वाला, आगे ले जाने वाला। और बताओ
मैम मैम इसमें शायद ये बताया गया है कि जो पहले जो होता था, पहले जो काम होता था इंसान का, वो जातियों के नाम पे बांटा जाता था। श्रम विभाजन है वो जातियों के आधार पर बांटा जाता था, तो किसी को इतना स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपने मन का काम कर सके, तो बंधा रहता था, जो मुझे लग रहा है। या उन्होंने यही बताना चाहा कि हालांकि ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन कैसे हुआ। तो अगर आप पढ़ेंगे ना तो जब से ये मन में आया कि लोगों को बांटा जाए, तो इसके अलग अलग सिद्धांत हैं। रंग के आधार पर, जैसे हिंदी में कहते हैं वर्ण के आधार पर, वर्ण का एक मतलब रंग भी होता है। वर्ण के आधार पर भी लोगों को पहले बांटा गया। जो बहुत एकदम फेयर कलर लोग थे उनको ब्राह्मण कह दिया। फिर जिनका रंग थोड़ा गेरुआ ऐसा रेडिश था, लाल आभा वाला ना, रक्तम आभा वाला था, उनको क्षत्रिय कह दिया। जिनका कलर हल्का सा येलोइश ऐसा कुछ था, पीत आभा, वो वैश्य हो गए। जिनका रंग सांवला था, काला था, वो शूद्र हो गए। तो जितने गोरे लोग होते थे सबको बोल दिया तुम ब्राह्मण हो, है ना। ये बड़ा अजीब सा था, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि एक घर में सारे लोग गोरे ही गोरे पैदा होंगे, कोई सांवला होगा ही नहीं। तो ये जो विभाजन हुआ है किसी को समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। एक विभाजन का आधार था कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, घुटनों चलने लगा, तो उसके सामने 4 वस्तुएं डाल दी जाती थी। एक कलम, एक कोई हथियार जैसा, और एक हल यानी कृषि संबंधी कोई उपकरण, ठीक है, और एक सफाई संबंधी कोई उपकरण। बच्चे ने जिसको पहले हाथ लगाया ये मान लिया जाता था ये इसी जाति का हो गया, इसका यही वर्ग। अब ये वर्ग कहलाया। वर्ण भेद, वर्ण विभाजन, वर्ग विभाजन। तो ये भी आगे जाके लोगों को समझ नहीं आया। ऐसे थोड़ी होता है, बच्चे को थोड़ी समझ थी। जो छूना था वो छू लिया, जो पकड़ना था वो पकड़ लिया। ये विभाजन भी फिर निरर्थक सिद्ध हुआ। उसके बाद फिर इस तरह से लोग एक्सपेरिमेंट करते गए, तरह तरह के विभाजन होते गए। फिर कर्म के आधार पर विभाजन हुआ कि जो पूजन पाठ, पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन और धार्मिक कर्मकांड करना चाहते हैं वो सब ब्राह्मण हो गए। जो देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहते हैं वो सब क्षत्रिय हो गए। जो अनाज उत्पन्न करना चाहते हैं, जो व्यापारी वर्ग का काम करना चाहते हैं, वैश्य हो गए। जो उपरोक्त इन तीनों वर्गों की सेवा के लिए तत्पर है वो शूद्र हो गए। इस तरह से हुआ। तो कई बार ये बार बार ये प्रश्न उठते रहे कि ये विभाजन का सही तरीका नहीं है। फिर फाइनली जन्म के आधार पर मान लिया। जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण, चाहे भले उसका जो शौक है, उसकी जो रुचि है वो देश सेवा के लिए है, उसको बॉर्डर पे जाके लड़ना है, उसको काम क्षत्रिय का करना है, लेकिन वो जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ लेकिन उसे कोई बिजनेस करना है, तो वो कर्म से वैश्य हो गया और जन्म से ब्राह्मण। जो सेना पर चला गया, जो सेना के लिए आगे बढ़ा, वो कर्म से क्षत्रिय हो गया और जन्म से ब्राह्मण। तो फिर ये वाली एक कुछ लोगों को समझ आया कि ठीक है, जन्म के आधार पर हमारी जाति हमें बता दो, लेकिन कर्म की आजादी रहने दो। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों ने, समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए समाज में जाति पाति को बुरी तरह फैला दिया। आप इससे अच्छे से वाकिफ है, यहाँ तक से तो आप वाकिफ है कि दलित वर्ग के या अस्पृश्य वर्ग के व्यक्ति को मंदिरों में जाने की छूट नहीं थी। अब ऐसा कुछ नहीं थी। और यदि किसी कारण से अस्पृश्य जाति के जहाँ पर लोग रहते हैं, यदि वहाँ का कुआं सूख गया है, यदि वहाँ पानी नहीं है, लोग प्यास से मर रहे हैं, तो उन्हें सवर्ण लोगों के एरिया में जाकर पानी लाने की अनुमति नहीं थी, भले प्यासे मर जाओ।
यदि कोई सवर्ण व्यक्ति निकल रहा है तो पहले से मुनादी करवा दी जाती थी, पहले से घोषणा करवा दी जाती थी कि सड़क को खाली कर दिया जाए, यानी कोई भी अस्पृश्य व्यक्ति दिखाई ना दे। अगर उसकी परछाई भी पड़ गई तो फिर उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। तो ये सब गलत था, ठीक है। तो हम लोग तो आज बहुत आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं, इसलिए हमें इन सब जो हमें इस समाज में लोगों ने क्या दंश सहे, कितनी यातनाएं सही, हमें उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहिब ने उन सबको देखा था, उन परिस्थितियों को देखा था, इसलिए उनका मन आहत था और उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपना जीवन छुआछूत के उन्मूलन के लिए समर्पित करूंगा। राइट। तो ये तो रही थोड़ी सी पृष्ठभूमि कि उन्होंने ये भाषण क्यों लिखा। अब आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू शिफा। गुड, यस बेटा। मैम ये जो विभाजन वगैरह बताया गया, मैम इसकी कोई जरूरत है क्या अभी? सॉरी अभी मैम ये जो विभाजन की बात की गई, हाँ, जाति के आधार पर जो विभाजन वगैरह, मैम इसकी समाज में जरूरत है ये पूछ रहे हो? हाँ, जरूरत है क्या? नहीं, क्यों नहीं है। आज जरूरी थोड़ी है कि जैसे माहौल में हम जी रहे हैं सब जगह वैसा ही है। आज भी आप चले जाओ, आज भी मैंने देखा है ना मैम, मतलब पापा ने बताया था कि पहले ऐसा होता था। पहले नहीं, आज भी कुछ रूढ़िवादी पुराने गांवों में, पुरानी जगहों पे आज भी है वो प्रथा, ठीक है। आगे की चर्चा बढ़िया, अच्छी बात है। सुंदर सुंदर से ऐसे ही प्रश्न बना के रखिएगा, ठीक है। ओके, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। पढ़िएगा, प्रश्न समझ के रखिएगा। ओके, शांति पाठ करके शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल।